दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमने रीट के एग्ज़ाम को टैकल करना है। तो दोस्तों जैसा कि जितना मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अपने आप को परखना ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर हम बुक्स पढ़ते हैं, कोचिंग क्लास लगाते हैं, लेकिन अपने आप की परख नहीं कर पाते और उस वजह से हम ये डिसीजन करने में चूक जाते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका हमने कितना सही तरीके से हमने उसका अर्जन कर लिया है। तो जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है तो उसके लिए एक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। तो हमने हमारी वेबसाइट जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे read.samarpan.in, तो इस वेबसाइट पे जाकर के आप भी जो है फ्री टेस्ट जो है हमने अभी तक डाल रखे हैं। 20 टेस्ट लगभग डाल रखे हैं, साइकोलॉजी के, हिंदी के और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी डाल रखे हैं। तो आप वहाँ से जाकर के इन टेस्ट को लगा सकते हैं। लेकिन टेस्ट लगाना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद में उसको जांच करना कि हमने जो टेस्ट लगाया उसमें हमारा क्या स्कोर रहा है और गलतियाँ कहाँ रही है। तो कोशिश तो ये करते हैं कि जहाँ इसके अंदर कहीं भी कोई क्वेश्चन में व्याख्या करने के लिए जो चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें हम कर देते हैं, साथ के साथ इसमें कोशिश करते हैं कि साथ में उसमें एक्सप्लेन कर दें। तो जब आप टेस्ट सबमिट करते हैं ना, तो सबमिट करने के बाद में आपको वहाँ हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा और आपने जो आंसर दिया वो मिलेगा। तो वहाँ से आप डिसीजन कर पाते हैं। दूसरी चीज़, कई बार बाई मिस्टेक हो जाता है कि किसी क्वेश्चन के जो आंसर है वो बाई मिस्टेक जो हमने सेलेक्ट किया उस टाइम, टाइपिंग के टाइम जो है गलत हो गया। तो ऐसे अगर कोई चीज़ के सुझाव हैं, ऐसी कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो आप निश्चित रूप से हमारे यहाँ व्हाट्सएप का ये बटन दिया हुआ है, इस पर जाके आप क्लिक करके यह हमें सुझाव दे सकते हैं या फिर किसी दूसरे माध्यम से, कमेंट आदि के माध्यम से भी आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो चलिए आज जो शुरू करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में बता दूं कि हमने जो टेस्ट लास्ट टेस्ट लगाया था, टेस्ट 19 नंबर साइकोलॉजी का, तो उस पर चलते हैं और वहाँ से उस टेस्ट की जो है व्याख्या हम करते हैं। चलिए चलते हैं। तो मैं यहाँ होम पेज पे चलाता हूँ और आपने किस तरीके से यूज़ करना है हमारी वेबसाइट को वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। चलिए ये एड्स वगैरह हैं तो आपने इनके ऊपर क्लिक नहीं करना होता। इसके बाद में जब ये वेबसाइट खुलेगी लैपटॉप में और आप कंप्यूटर में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये खुलेगी। तो आप यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ देखिए सबसे ऊपर यहाँ जो लेटेस्ट जो पोस्ट होगी वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जो टेस्ट होगा या जो भी नोट्स होंगे वो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो हमने आज करना है जो है साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 19 था, उसकी व्याख्या करनी है। मैं इसको मोबाइल व्यू से मैं इसको डेस्कटॉप व्यू में कर लेता हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद में क्या करना है, हमने जो है इस टेस्ट के ऊपर डायरेक्ट आ जाएंगे और टेस्ट पर आने के बाद में देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है कि इस टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन हैं, कितने अंक हैं और किस प्रकार से हमने शुरू करना है। तो देखिए इसमें 20 अंक हैं, प्रत्येक के लिए एक प्रश्न, एक अंक निर्धारित है और इसमें नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसा कि आपके रीड के एग्जाम में होता है वैसा ही हमने यहाँ को करने की कोशिश की है। और यहाँ ये जो बटन होता है, इस बटन के ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन का पेज है, ये खुल गया। कई बार क्या होता है कि एक ही पेज पर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार आपको यहाँ पर एरो का निशान मिलता है, उस एरो के निशान पे चल के आप आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से जब आपने टेस्ट कर लिया, आपके समझ में आ गया, लेकिन अगर ये चीजें आप देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा कि हमने क्वेश्चन को टैकल किस किस तरीके से करना है, यानी किस किस तरीके से हम उसके आंसर को, अगर नहीं भी पता है तो हम कैसे उसका आंसर पता कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जब शिशु में लंबे समय तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती तब निम्न भावना का विकास होता है। यानी कि शिशुओं में जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो उसमें क्या होता है, पहला है अविश्वास, भ्रम, हीनता और ठहराव। देखिए ठहराव का तो मतलब नहीं होता, क्योंकि जो शैशवावस्था है वो निरंतर विकसित होने, विकास होने वाली अवस्था और सबसे तीव्र गति से विकास यहाँ पे होता है, और दूसरा किशोरावस्था में होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा हीनता। अब देखिए हीनता कहाँ आती है, हीनता वहां आती है जहां सोच विचार की शक्ति जो है वो थोड़ी सी प्रबल हो जाती है, वहां पर हीनता आती है। भ्रम, और ये दोनों चीजें जो है वो उसी अवस्था में होती है जब थोड़ी सी मेच्योरिटी होती है तब होता है। लेकिन अविश्वास जो है, ये आपका जो राइट क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के चारों आंसर सही हो, लेकिन आपको क्या करना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो होता है उसको आपने करना है, जो सबसे उचित होता है, सबसे ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी रहती है वो आपने करना होता है। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा जो चांसेस बन रहे हैं वो अविश्वास के हैं, कि अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति है। देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसमें क्या है, यहां ये उक्ति है वो कौन सी आपकी जो व्यक्तित्व को
एडजस्टमेंट की जो उक्तियां होती हैं, एडजस्टमेंट करने के लिए जो अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें कौन सा है। देखिए इसमें आपका सबसे पहला यह गया प्रक्षेपण। तो देखिए प्रक्षेपण में क्या होता है, प्रक्षेपण में क्या होता है कि जो हमारे जो किसी कार्य को न करने का या अपने आप को समायोजन करने का जो है वो हम समायोजित नहीं कर पाते किसी चीज में और हम दूसरों पर डाल देते हैं। यानी प्रक्षेपण शब्द को समझना हमने, प्रक्षेपण पर और क्षेपण, क्षेपण होता है फेंकना, तो यानी पर उपसर्ग लग गया तो इसलिए इसका अर्थ जो है क्या हो गया, विशेष हो गया। तो जब कोई चीज है उसका हम सही कारण नहीं खोज पाते तो हम उसको दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं, दूसरों पर थोप देते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, जो है प्रक्षेपण कहते हैं। तर्क संगतिकरण क्या होता है, किसी चीज को नकारने के लिए उसका एक सम्यक जो है वो सही सा एक तर्क दे देते हैं, रीजन दे देते हैं, तो उससे क्या है वो तर्क संगतिकरण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो प्रक्षेपण रहेगा। यानी कि सीधी सी बात है भाई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच आता नहीं है लेकिन वो क्या है, बहाना किसका लगा रहे कि आंगन टेढ़ा है। तो ये आंगन का टेढ़ा होने का मतलब नहीं है कि नाच के साथ, क्यों, क्योंकि उसको खुद को नाचना ही नहीं आता, इसलिए क्या उसने ये अपनी जो बात है वो एडजस्ट करने के लिए, समायोजन करने के लिए दूसरों पर थोप दी है। हो सकता है मैं थोड़ा सा तेज गति से बोल रहा हूं, मेरी आदत ही है, तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत आती है तो कोशिश मैं करूंगा कि बड़े आराम से मैं समझाऊं, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, थोड़ा सी वीडियो लंबी भी हो जाएगी। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो लाइक है ना आपका, ये हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है वीडियो बनाने के लिए और प्रेरित हमें करता है। बालक की दमित इच्छाएं किस मन में होती हैं, किस मन में जाती हैं। देखिए दमित इच्छाएं जो है ना वो हमेशा अचेतन मन में जाती है। अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन और उपरोक्त, यानी कि ये पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए क्या है अचेतन मन। देखिए हमें, हाँ, हमारा जब 10th का रिजल्ट आया था तो हमारे जो हाव भाव थे वो कैसे थे, प्रसन्न थे, क्या था, इतनी देर हमने जब जिक्र किया उससे पहले हमें याद नहीं था। लेकिन अब हो सकता है कि हमारा जब रिजल्ट आया वो चीजें हमारे सामने आ गई हूं, हमारे माइंड में आ गई हूं, वो सारी वीडियो जो उस टाइम हुआ था वो शायद हो सकता है वो हमारे सामने आ गया हो। तो क्या होगा, वो इतने समय तक जो चीज सेव थी वो कहां थी, अचेतन मन में थी। लेकिन अब जब हमने उसको याद कर लिया, याद करने की कोशिश की, या कोई घटना हुई उसके माध्यम से हमने उसको याद कर लिया और वो हमारे कौन से मन में आ जाता है, फिर जो याद आ गई वो चीज किसमें, चेतन में आ जाती है। लेकिन जब तक वो याद नहीं थी और किसी कारण से याद तो थी लेकिन उसको हम माइंड में हमारे नहीं थी, उस टाइम एट प्रेजेंट में नहीं थी, तो वो क्या है, अचेतन मन होता है। और अर्धचेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन मन वो होता है जब हमारी कोई चीज माइंड में याद करने की कोशिश करते हैं, होता भी ध्यान में होता है लेकिन उसका जो है एक्चुअल पोजीशन जो वो हमारे मन में नहीं आ पाती। यानी कई बार कहते हैं ना, हाँ जीभ के नीचे नीचे घूम रहा है, वो चीज होती है, वो अर्धचेतन मन होता है। तो बालक की जो दमित इच्छाएं होती है, बालक की नहीं कोई भी है, अगर उसकी दमित इच्छाएं तो वो कहां होती है, अचेतन मन में से होती है। तो देखिए जैसे जैसे निशान लगा रहे हैं वैसे वैसे ये देखिए इसका जो कलर है वो डार्क होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में श्रृंखला अधिगम संबंधित है। तो श्रृंखला अधिगम जो है वो किससे संबंधित है, तो देखिए ये चीजें टाइपिकल चीजें होती हैं, इनको तो हमने याद रखना ही पड़ेगा कि इसका कोई सिद्धांत वो किसने दिया है, तो वो चीजें उसमें समझने वाली कम चीजें होती है, उसको याद रखने वाली ज्यादा चीजें होती है। तो ये ब्रूनर से संबंधित है। और इसके बाद में रुचि, देखिए हाँ कल एक स्टूडेंट ने मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा था कि जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। तो देखिए रुचि यानी जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, तो इंटरेस्ट जो होता है जिस माहौल में हम रहते हैं उसी के हिसाब से हमारी जो है वो रुचियां, इंटरेस्ट जो है वो विकसित होते हैं, अर्थात हम इसको ये कहेंगे कि ये अर्जित होते हैं। जिस स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप किया था उसने कहा था कि सर ये जन्मजात और अर्जित दोनों ही होते हैं, दोनों नहीं होते, क्योंकि जन्मजात तो जब बालक जन्म लेता है तो उसका इंटरेस्ट क्या होते हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो जैसे जिस माहौल में रहेगा उस माहौल के हिसाब से विकसित होगी। तो किसी ने कहा कि जैसे संगीत होता है, संगीत बच्चे में सीखने की ललक होती है, तो वो अभिक्षमता होती है, एप्टीट्यूड कहते हैं उसको, इंटरेस्ट नहीं कहते। रुचि और अभिक्षमता दोनों में फर्क है। अभिक्षमता होती है वो जन्मजात होती है, जैसे कोई व्यक्ति जैसे मैकेनिकल माइंड का है तो वो उसका जन्मजात है, वो मैकेनिक बनने की जिसमें क्षमता है, अभिक्षमता या क्षमता कहते हैं जिसको एप्टीट्यूड कहते हैं, तो वो जन्मजात एप्टीट्यूड होता है। लेकिन जो रुचि इंटरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो अर्जित ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैस्लो ने कितनी मूल आवश्यकताएं बताई, तो उन्होंने मात्र 5 आवश्यकताएं बताई हैं, नींद आदि, भूख आदि, ये 5 मूल आवश्यकताएं जो है मैस्लो ने बताई हैं। इसके बाद में व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या है। देखिए व्यक्तित्व और बुद्धि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जो व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम जो है ना, वंशानुक्रम जो है इसकी भूमिका क्या होगी, तो बिल्कुल इसकी जो भूमिका नाम मात्र की नहीं हो सकती, आकर्षक का तो मतलब ही नहीं है, अपूर्वान्वय में ये भी नहीं हो सकता, महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि
व्यक्तित्व है, अगर उसके पास वंशानुक्रम के अच्छे गुण हैं तो उसका व्यक्तित्व अच्छे से सुदृढ़ होगा और बुद्धि भी उसके उस हिसाब से विकसित होगी। तो ये दोनों चीजें जो क्या है महत्वपूर्ण है, यानी कि वंशानुक्रम की जो भूमिका है इन दोनों चीजों में महत्वपूर्ण होगी। सामूहिक रूप से तीव्र गति से बालक के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? देखिए हमने क्वेश्चन को समझना है। सामूहिक रूप से, सामूहिक यानी पूरे समूह का तीव्र गति से, बहुत तेज गति से हम अगर बालक का व्यवहार जानना चाहते हैं तो उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो सकती है? देखिए पहला प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली में क्या होता है कि हमने प्रश्नावली तैयार की और वो सभी को दे दी और उस हिसाब से उसमें प्रश्न होते हैं व्यक्तित्व से संबंधित या उसके इंटरेस्ट रुचियों से संबंधित होते हैं, तो उनके आधार पर। दूसरा व्यक्ति इतिहास विधि, यानी जिसको केस हिस्ट्री कहते हैं। तो ये चीजें इस विधि में क्या होता है, इस विधि में व्यक्ति के काफी लंबे समय तक उसका या उसके जो भूतकाल है, उसका जो अतीत है, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साक्षात्कार में इंटरव्यू लिया जाता है। तो देखिए साक्षात्कार क्या होगा, अब यहां से ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है, सामूहिक रूप से, जबकि साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार जो हमेशा व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं होता। ये नहीं हो सकता। बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि से क्या होगा, हम उसका ऑब्जर्वेशन करें, बाहर से ऑब्जर्वेशन करके उसका निष्कर्ष निकालें। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जर्वेशन तो हमने व्यक्ति से करना पड़ेगा, पर्सनली करना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ हम 200 लोगों पर ध्यान कैसे दे सकते हैं? लेकिन जो प्रश्नावली विधि है उससे हम एक साथ में कम से कम समय में बालकों की परीक्षा वगैरह ले सकते हैं। प्रश्नावली के माध्यम से उनके व्यवहार को हम जान सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा प्रश्नावली विधि। असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है? असामान्य बालक, असामान्य बालक के लिए देखिए प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल, तो उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे तो असामान्य बालक जो होते हैं या तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, जीनियस हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही डल हो सकते हैं, दोनों ही असामान्य में आएंगे। ठीक है, तो प्रयोगात्मक विधि तो एक पर तो कामयाब हो सकते हैं, दूसरे पर हो सकता है ये कामयाब ना हो। दूसरा बहिर्दर्शन विधि, इसको हम बाहर से ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं, तो बाहर से इसका ऑब्जर्वेशन करके, तो इसमें भी असामान्य बालकों का केवल ऑब्जर्वेशन से नहीं हो सकता। जीवन इतिहास विधि, इसमें क्या होता है, बालक के पूरे जो जब तक का जीवन होता है उसमें बहुत सारी चीजों का, उसके भूतकाल का, अतीत का जो है उसमें एक्सपेरिमेंट उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो विकासात्मक विधि है, तो असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए जो विकासात्मक विधि है, यानी कि व्यक्ति किसी बालक के व्यक्तित्व के हर एक पहलू का इसमें जो है वो अध्ययन किया जाता है। उसका विभिन्न जो पहलू होते हैं उनका बारी बारी से अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो असामान्य बालक जो होते हैं उनकी विकासात्मक विधि जो सबसे बेस्ट रहेगी। गैरेट ने प्रेरक बताए हैं, तो गैरेट ने कितने प्रेरक बताए हैं आपके कमेंट के माध्यम से मैं एक बार फिर से लेना चाहूंगा। इसके जो है मैंने एक्सप्लेन दिया है कौन कौन से हैं, किस के कौन से हैं, वो जब आप टेस्ट करोगे तो उसके उसमें जो एक्सप्लेन है उसमें आएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, अभी वीडियो को रोक के कमेंट करेंगे कि गैरेट ने कितने प्रेरक बताए हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसके बाद में मानसिक थकान का लक्षण है। मानसिक थकान का लक्षण क्या है? तो मानसिक रूप से जब व्यक्ति थका हुआ था तो क्या होता है, शरीर में दर्द होता है क्या? नहीं, जब दिमाग मन जो है वो थका हुआ तो शरीर में दर्द होने का मतलब नहीं है। कठिन व तेज श्वास आना, तो ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये शारीरिक थकान होती तब आता है। असामान्य व्यवहार, तो जरूरी नहीं कि मनुष्य जब वो हो तो असामान्य व्यवहार करेगा, लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं होता। जब मानसिक व्यक्ति मन से थका हुआ होता है ना, मानसिक थकान होती है तो व्यक्ति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व नहीं होता, व्यक्तित्व परिवर्तन, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, परिवर्तन तो होता रहता है। परिमार्जित का अर्थ है कि उसमें सुधार होना, तो सुधार भी व्यक्तिगत में होता रहता है। गतिशील, तो बिल्कुल व्यक्ति जब परिवर्तन हो रहा है तो गतिशील तो अपने आप हो गया। तो क्या होता है, व्यक्तित्व नहीं होता, क्या नहीं होता, स्थायी नहीं होता। व्यक्तित्व में बदलाव आते रहते हैं, जीवन के जिस पड़ाव में जाता है व्यक्ति उसमें जो है परिमार्जित होता रहता है उसका व्यवहार। तो क्या है, व्यक्तित्व स्थायी नहीं होता। शिक्षा को सर्वप्रथम त्रिमुखी किसने कहा है? तो इसके लिए जॉन डेवी ने इसको त्रिमुखी कहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक तो शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा उनके बीच में क्या होता है, वो होता है पाठ्यक्रम, यानी कैरिकुलम को कहा है। पाठ्यक्रम सिलेबस का नहीं है। कई बार अंग्रेजी में शब्द का जो आपने देखना होता है, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका हिंदी में ट्रांसलेट जो अलग होता है, तो जो मान्य कौन सा होता है, अंग्रेजी वाला। तो दोनों आपके लैंग्वेज में पेपर टाइप हुआ होता है। तो जॉन डेवी ने क्या कहा है, एक तो कहा है कि शिक्षार्थी होता है, दूसरा शिक्षक होता है और बीच में क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, जो कैरिकुलम जो होता है वो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है शिक्षा त्रिध्रुवीय या त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद में दैवीय प्रकृति होती है। दैवीय यानी दैवीय, देखिए कौन सा हमारे पास ऑप्शन है, इदम।
तो सिगमंड फ्राइड ने जो व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं बताई है, इदम, ये बिल्कुल निम्न स्तर की बताई है। इसमें व्यक्ति क्या है, जैसे चोरी उजारी करना है, वो सारे काम जो है इसमें, यानी कि व्यक्ति का मन जो है वो व्यक्ति पर हावी हो जाता है, वो उसको उल्टे काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। और दूसरा अहम होता है, ये कहता है कि नहीं नहीं, इसको, ये जो मन में विचार आने, ये नहीं करना, तुम्हें नहीं करना, इससे सामाजिक बदनामी हो सकती है, ऐसा कुछ जो है वो इसको जो है नैतिक शिक्षा देने वाला होता है, वो अहम होता है। और प्राअहम कौन सा होता है, परम अहम या प्राअहम, ये होता है जो ज्ञान बांटने वाला होता है ना, कि नहीं हमें तो नहीं करना। इसको, इन तीनों चीजों को एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक व्यक्ति है, उसको भूख लगी है, ठीक है, और वो किसी फलों की दुकान के पास है और उसका मन करता है, पैसे पास में है नहीं, वो सोचता है कि चलो फल की चोरी करके वो है फल खा लेते हैं। तो ये उसकी भावना हुई, वो किसके कारण हुई, वो इदम के कारण हुई। फिर कहेगा, उसका मन ना उसको रोक लेगा कि नहीं नहीं भाई, अरे भाई यहां तो अगर पकड़ा गया ना तो जूते पड़ेंगे, मार पड़ेगी। ठीक है। तो वो जो है, वो ज्ञान देने वाला, ये चीज कहने वाला मन जो होता है ना, वो अवस्था होती है अहम होती है। ठीक है। ये सामान्य लोगों में ज्यादातर होती है, आम आदमी में ज्यादातर ये पाई जाती है। और ये जो चोर उचक्के वगैरह होते हैं, या फिर जो ये कहें कि विशेष प्रवृत्ति वाले, विशेष जो होते हैं, खासकर जो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, उनके अंदर ये हावी होता है। ये जो समायोजित व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर अहम हावी होता है। और प्राअहम कहते हैं नहीं नहीं भाई, चोरी करना तो महापाप है। ये जो चीजें कहेगा वो कौन सा है, वो परम है, परम अहम है। ठीक है, प्राअहम। तो ये जो दैवीय प्रवृत्ति होती है, तो ये दैवीय प्रवृत्ति किसमें होती है, प्राअहम में होती है। ठीक है। तो आपका हमारा ये आंसर रहेगा, सी रहेगा। मनोविज्ञान में कितने संप्रदाय हैं, तो मनोविज्ञान में कुल जो है वो 6 संप्रदाय हैं। कई जगह हमें 7 भी मिला है, लेकिन 6 संप्रदाय जिनका हमें नाम मालूम हुआ है। और आज जब कोशिश इस टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर जो उनका मनोविश्लेषणवाद है और जो दूसरे हैं संरचनावाद है, उन सारे के सारे जो इस क्वेश्चन की डिटेल में आपको एक्सप्लेन में, आपको जब आंसर टेस्ट सबमिट करने के बाद में वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में बालक की एक एक अवस्थाओं का वर्णन किस विधि में किया जाता है, बालक की हर एक अवस्था का वर्णन। तो हाँ, ये क्वेश्चन पहले आ चुका और हमने उसमें, उस क्वेश्चन में आया था कि उसमें डिस्कस हमने किया है पिछले क्वेश्चन में। पिछला कौन सा क्वेश्चन था कि किसी व्यक्ति जो है विशेष जो होते हैं, विशेष प्रकार के बालक होते हैं, उनका अध्ययन जो किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो वो विकासात्मक विधि होती है। तो विकासात्मक विधि में बालक की एक एक अवस्था का जो है वो वर्णन किया जाता है, या उसका जो है उसके बारे में जांच की जाती है, तो वो विकासात्मक विधि होती है। तो बालक की एक एक अवस्थाओं का वर्णन किस विधि में किया जाता है, विकासात्मक विधि में किया जाता है। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता कौन है, यानी इस सिद्धांत के कौन है जनक, तो इस सिद्धांत के जनक देखिए प्रेरणा प्रबलन, इनके नाम में थोड़ा बहुत है ना हिंदी के शब्द जो है वो ट्रांसलेशन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। तो ये वही है जो है CS हल का है, यानी कि जब हम किसी चीज से प्रेरित होकर के किसी कार्य को करते हैं तो वो किस में आता है, प्रेरणा प्रबलन में आता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार मेन जो फोकस किया जाता है वो आवश्यकता पर किया जाता है, कि व्यक्ति को जब कोई किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो अपने आप उस चीज को सीख लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो क्या करेंगे कि किसी व्यक्ति के कोई अध्यापक है और वो बस से यात्रा करता है अपने मुख्यालय तक, अपने विद्यालय तक जाने के लिए, तो उसको हो सकता है 2 जगह से बस बदलनी हो, घर से जल्दी चलना पड़े, हो सकता है आते समय बाजार से कुछ सामान भी लेके आना हो, तो वो भागदौड़ में रहता है, वो सही से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो फिर सोचता है कि क्यों ना एक बाइक खरीद ली जाए। अब बाइक खरीद लेगा तो इतना जल्दी, जैसे 2 बस बदलनी है वो नहीं बदलनी पड़ेगी, अगर शहर में कोई काम है और कोई सामान वगैरह लेके आना है तो वो भी लेके आ सकते हैं। ठीक है। और दूसरा एक हमारा प्लस क्या होगा कि हमने एक स्किल नया, जैसे बाइक को चलाना सीख लिया, नया हो जाएगा। तो वो कैसे हुआ, वो हमारी आवश्यकता पर हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि आवश्यकता पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा होता है, तो वो सिद्धांत होता है प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक कौन है, CS हल है। इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गणित विषय के में प्रतिभाशाली विद्यार्थी को प्रभावित करता है। तो देखिए गणित जो है ना, ऐसी चीज है, ऐसा विषय है जिसमें हमें विशेष रूप से अभ्यास की जरूरत होती है। और अभ्यास जो है जब बार बार हम करेंगे तो हमारे अंदर उसमें क्या आएगी, उस विषय में दृढ़ता आएगी। तो ये जो है बाह्य विप्रेरणा से नहीं हो सकता, समायोजन के स्तर से नहीं, बल्कि ये जो है वो प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, दृढ़ता है। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो व्यवहार का अध्ययन करना, तो व्यवहार का अध्ययन करना ठीक है, मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान नहीं कह सकते कि व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा, व्यवहार में परिवर्तन करना, तो व्यवहार में परिवर्तन जो है ना, गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है।
बाल विकास। तो बिल्कुल करेक्ट है ये कि आजकल शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसको बाल विकास कहते हैं। और आपकी पुस्तकें वगैरह आती हैं उसके ऊपर भी लिखा होता है बाल विकास। आपके जो आपका पेपर आएगा उसमें सबसे पहला जो पोर्शन आएगा उसमें लिखा होता है बाल विकास एवं अधिगम, इस तरह से कुछ। तो ये बाल विकास, शिक्षा मनोविज्ञान को आजकल हम बाल विकास के नाम से जानते हैं। और अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक। देखिए प्रश्न को समझना है, क्वेश्चन को समझना है। शिक्षक संबंधी कारक, अधिगम को ऐसा प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक। देखिए इच्छा शक्ति, ये जो शिक्षार्थी है, पढ़ने वाला है, लर्नर जो है उसकी इच्छा शक्ति काम करती है, तो ये शिक्षक से संबंधित नहीं है। अभ्यास है, ये शिक्षार्थी को करना है, तो ये भी शिक्षक से संबंधित नहीं है। तत्पर होना है, अपने आप को तैयार करना है, तो ये भी किससे, छात्र से संबंधित होता है, शिक्षार्थी से संबंधित होता है। लेकिन प्रस्तुतिकरण है, किसी विषय का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये शिक्षक से संबंधित है। और प्रस्तुतिकरण जितना अच्छा होगा अधिगम भी उतना ही अच्छा प्रभावी होगा। तो ये हमारा जो इसका आंसर कौन सा रहेगा, प्रस्तुतिकरण रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। इसी तरीके से हम जो है करते रहेंगे। और जब आप इसको सबमिट करेंगे, देखिए मेन चीज जब आने वाली है, जैसे ही हम इसको गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए यहां से ये चीजें भी जरूरी है कि आपका स्कोर कितना हुआ, तो 19 हुआ है। ठीक है, सॉरी 17 हुआ है। ठीक है, और ये क्यों हुआ है, कौन से क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, कौन से हमने गलत कर दिए हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंदर यहां आपको दिखाएगा। और कुछ एक क्वेश्चन जो है ना उसके हमारे पास एक्सप्लेन भी मिलेगी। कुछ एक क्वेश्चन के एक्सप्लेन, जैसे ये देखिए प्रेरक बताएं, कौन कौन से 3 प्रेरक हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि डालने की, साथ के साथ डाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेस्ट को लगा सकते हैं। और टेस्ट कैसा लगा, क्या इसमें सुझाव हैं आपके, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अपने जो ये चीजें कर रहे हैं इसमें सुधार की आवश्यकता। देखिए कोई अपने आप में पूर्ण नहीं होता और कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती हैं। तो अगर आपके माइंड में किसी तरह की कोई चीजें आती हैं तो आप जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप यहां से करके बता सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा भी हौसला अफजाई करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।